तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी के 40 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे। मतलब आपके इंटर की परीक्षा में इस 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेंगे और आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन के नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से आप लोगों को ओनली 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी आप लोगों को चैप्टर 1 से मात्र 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव का, प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया था कि प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे। तो इसका आंसर यानी उत्तर, प्रबंध एक सार्वभौमिक विषय है। इसके सिद्धांत और नियम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिस कारण इसके प्रयोग से हर समय समान परिणाम नहीं निकलते। यही कारण है कि अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान कहा है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबंध एक सरल विज्ञान है कैसे आप लोगों को समझाना है। यहाँ आंसर हो जाएगा कि प्रबंध एक सार्वभौमिक विषय है। इसके सिद्धांत और नियम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यानी अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिस कारण इसके प्रयोग से हर समय समान परिणाम नहीं निकलते। यही कारण है कि अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान कहा है। यहाँ आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध को मुलायम अथवा मृदु विज्ञान किसने कहा है, तो किसने, अर्नेस्ट डेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रबंध क्या है इसकी परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया था यानी 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है, प्रबंध संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के मानवीय तथा गैर मानवीय साधनों के अधिकतम उपयोग की सामूहिक प्रयत्न की सामाजिक प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल के अनुसार देखिए, प्रबंध से आशय पूर्व अनुमान लगाना तथा नियोजन करना, संगठन तथा समन्वय करना, निर्देशन तथा नियंत्रण करना है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि प्रबंध क्या है इसकी परिभाषा दीजिए। तो आंसर है, प्रबंध संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के मानवीय तथा गैर मानवीय साधनों के अधिकतम उपयोग की सामूहिक प्रयत्न की सामाजिक प्रक्रिया है। और हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्व अनुमान लगाना तथा नियोजन करना, संगठन तथा समन्वय करना, निर्देशन तथा नियंत्रण करना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक पेशे के रूप में प्रबंध जो है उसके मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर यानी उत्तर, विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसमें पेशे की निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान है। पहला, प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध की विधि जो होती है वो वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने एवं नेतृत्व प्रदान करने की निश्चित विधियां हैं। दूसरा, प्रबंध का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त संस्थान की स्थापना की गई है। प्रबंध ज्ञान का समूह है जिसे दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। और चौथा, प्रबंध में भी अनुशासन पाया जाता है। पेशेवर प्रबंधक उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। आप लोग फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कि एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर यानी आंसर, विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक पेशा है। किसके अनुसार प्रबंध एक पेशा है, तो विद्वानों के अनुसार, क्योंकि इसमें पेशे की निम्नलिखित विशेषताएं जो है वो विद्यमान है यानी उपलब्ध है। प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने एवं नेतृत्व प्रदान करने की निश्चित विधियां हैं। प्रबंध का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त संस्थान की स्थापना की गई है। प्रबंध ज्ञान का समूह है जिसे दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकता है। और प्रबंध में भी अनुशासन पाया जाता है। पेशेवर प्रबंधक उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 4, 1 सेकेंड। क्वेश्चन 4, प्रबंध में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रबंध में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2014 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था।
तो इसका आंसर है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण। प्रबंध के कार्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हेनरी फ्योल ने किया था। प्रबंध का जो कार्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेनरी फ्योल ने। उन्होंने प्रबंध के तत्वों को ही उसके कार्य माने हैं। फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान तथा योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। इस प्रकार इसके अनुसार प्रबंध के निम्नलिखित 5 कार्य स्पष्ट होते हैं। POCCC से जाना जाता है। वो 5 कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो POCCC। देखिए, पहला पूर्व अनुमान तथा योजना बनाना, दूसरा संगठन करना, तीसरा आदेश देना, चौथा समन्वय करना एवं लास्ट में 5वां नियंत्रण करना। फिर से फास्टली पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि प्रबंध में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आंसर है हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण। प्रबंध के कार्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हेनरी फ्योल ने किया। उन्होंने प्रबंध के तत्वों को ही उसके कार्य माने हैं। फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान तथा योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। इस प्रकार इसके अनुसार प्रबंध के निम्नलिखित 5 कार्य स्पष्ट होते हैं, जिसे POCC के नाम से भी जाना जाता है। पहला पूर्व अनुमान तथा योजना बनाना, दूसरा संगठन करना, तीसरा आदेश देना, चौथा समन्वय करना एवं 5वां नियंत्रण करना। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रबंध एक पेशा है? यह क्वेश्चन देखिए 2014 और मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मतलब आपके 2021 की इंटर परीक्षा में ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो इसका आंसर है प्रबंध को अभी पेशा कहना तर्कसंगत नहीं है। यद्यपि प्रबंध के लिए औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि वही व्यक्ति संस्थाओं का प्रबंध करने में सफल हो सकता है जो प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञाता यानी जानकार हो। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रबंधकों के संघों की स्थापना भी अब होने लगी है, किंतु फिर भी प्रबंध को संभालने के इच्छुक व्यक्तियों के न्यूनतम योग्यता कानूनी रूप से निर्धारित नहीं की गई है और ना ही इस कार्य में प्रवेश पाने वालों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है। प्रबंधकों की कोई आचार संहिता भी नहीं है। फिर से सुन लीजिए कि क्या प्रबंध एक पेशा है? तो इसका आंसर होगा प्रबंध को अभी जो है पेशा कहना तर्कसंगत नहीं है। यद्यपि प्रबंध के लिए औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि वही व्यक्ति संस्थाओं का प्रबंध करने में सफल हो सकता है जो प्रबंध शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रबंधकों के संघों की स्थापना भी अब होने लगी है, किंतु फिर भी प्रबंधक को संभालने के इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम योग्यता कानूनी रूप से निर्धारित नहीं की गई है और ना ही इस कार्य में प्रवेश पाने वालों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है। प्रबंधकों की कोई आचार संहिता भी नहीं है। आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के स्तर से आपका क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि प्रबंध के स्तर से तात्पर्य संगठन में विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है, अर्थात यह किसी संस्था के प्रबंध पदों में आदेश निर्देश की व्यवस्था है। यह एक प्रकार का खाका है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी अधिकारी की क्या स्थिति है, कौन किसको आदेश देगा तथा कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। वर्तमान में प्रबंधकीय स्तरों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। मूल रूप में प्रबंध के निम्नलिखित 3 स्तर हैं। मूल्य रूप में प्रबंध के निम्नलिखित कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। पहला स्तर जो है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा मध्यम स्तरीय प्रबंध और तीसरा पर्यवेक्षकीय प्रबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का महत्व क्या है? यह क्वेश्चन 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि प्रबंध का महत्व क्या है। तो आंसर है कि प्रबंध का महत्व, प्रबंध उत्पादन का एक घटक है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर यानी कम लागत पर अधिकतम यानी अधिक कार्यक्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों को संगठित करके उनका प्रयोग किया जाता है। शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबंध का महत्व क्या है। तो आंसर है प्रबंध का महत्व, प्रबंध उत्पादन का एक घटक है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यक्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों को संगठित करके उनका प्रयोग किया जाता है। शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को चैप्टर 1 से इन्हीं 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है और ज़्यादा की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आगे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इससे आप लोगों को ओनली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मात्र 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन यानी चैप्टर 2 का फर्स्ट, लेकिन कुल 8 क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए, किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन NCERT का है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटर की परीक्षा के लिए। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए, किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो आंसर है कि वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों के मेल से बना है, एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रबंधन। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है विज्ञान संबंधी और प्रबंध शब्द का अर्थ है उन अन्य व्यक्तियों से, यानी यहाँ अन्य ही होगा, अन्य मतलब दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति। अतः वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान सामग्री के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा करना है। FW टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध है यह जानने की कला है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध यह है नहीं होगा, ठीक है। यानी FW टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में यानी वास्तव में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वह उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। इसके सिद्धांत निम्नलिखित है, विज्ञान ना कि अंगूठा राज, संगति ना कि असंगति और सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखिए, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है जो कि आपके इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9, समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन 2017 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। इसका आंसर है समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर। समय अध्ययन, इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक को एक विशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी कार्य के करने का प्रमाणित समय निश्चित करना है। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं गति अध्ययन, तो इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत एक श्रमिक का किस यंत्र पर कार्य करने के दौरान की जाने वाली हरकतों का अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को न्यूनतम करना है। गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक विधि का उपयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिए फास्टली यानी जल्दी से कि समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में हम लोगों को अंतर करना है। और यहाँ पे एक साइड आपको लिखना है समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर, और समय अध्ययन यहाँ और गति अध्ययन देख सकते हैं यहाँ पे है। तो समय अध्ययन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि समान परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक को एक विशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी कार्य के करने का प्रमाणित समय निश्चित करना है। समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का, देखिए समय अध्ययन करते समय किसका उपयोग करेंगे, तो स्टॉप वॉच, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए गति अध्ययन, इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत एक श्रमिक का किस यंत्र पर कार्य करने के दौरान की जाने वाली हरकतों का अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को न्यूनतम यानी कम करना है। गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक विधि का उपयोग किया जाता है। समझ सकते हैं कि समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच और गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध के 3 सिद्धांतों को बताइए। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इंटर की परीक्षा द्वारा 2015 एवं 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए उसके जन्मदाता FW टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला, विज्ञान ना कि अंगूठा राज। इसमें आप डेश लगा के देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर किया जाता है और अंगूठा राज का बहिष्कार किया जाता है। दूसरा, संगति ना कि असंगति। वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाली असंगतियों अर्थात मेल न खाने वाली या पति की स्थिति को समाप्त करके उन्हें अनुकूल बनाया जाता है। इसके कार्य परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करना सरल हो जाता है। तीसरा, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के आधार पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह सहयोग न केवल कर्मचारियों में आपस में ही बल्कि कर्मचारियों और मालिक में भी हो। और आगे हम लोगों का चैप्टर 3 व्यावसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस इन्वायरमेंट से आप लोगों को ओनली 1 यानी आपको जो है चैप्टर 3 से मात्र एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। और देख लीजिए कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
तो वो है हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका 11 नंबर, इस वीडियो का 11 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो इसका आंसर यानी उत्तर, व्यावसायिक पर्यावरण अथवा वातावरण का अर्थ व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग्य से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं, किंतु उन पर व्यावसायिक संस्था यानी प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि व्यावसायिक पर्यावरण अथवा वातावरण का अर्थ व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं, किंतु उन पर व्यावसायिक संस्था यानी प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की अकाउंटेंसी की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस बिजनेस स्टडी को कंप्लीट देखने के बाद, यानी इस बिजनेस स्टडी की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोगों का चैप्टर 4 नियोजन यानी प्लानिंग से ओनली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी चैप्टर 4 से आप लोगों को 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो 6, और वह काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है कि नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। नियोजन में इस बात का निर्णय करना कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है शामिल किया जाता है। और आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है। देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि क्या केवल नियोजन जो है वो सफलता सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए नियोजनकर्ता को प्रयास भी करना होता है। आगे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, नियोजन किस प्रकार नियंत्रण को संभाव्य बनाता है। ये क्वेश्चन 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। इसका आंसर है कि नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंध अपने अधीनस्थों की प्रक्रिया पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित ढंग से अधीनस्थों के क्रियाकलापों का माप भी किया जाता है। यही नहीं, बजट भी नियोजन का एक अंग है और साथ ही यह नियंत्रण का भी एक अंग है। अतः बजट द्वारा भी प्रबंधकीय नियंत्रण प्रभावी बनता है। आगे देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कैसे समझाइए। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि नियोजन एक निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कैसे समझाना है। तो आंसर होगी कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है और संस्था के समाप्त होने पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब तक कोई संस्था चल रही है नियोजन प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक प्रबंधक जब अपना कार्य करता है और जैसे ही पहला कार्य पूरा होता है फिर दूसरा कार्य के लिए योजना बनाता है और यह क्रम चलता ही रहता है। फिर से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कैसे समझाइए। तो आंसर है नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है, यानी शुरू होती है, और संस्था के साथ ही समाप्त होने पर ही समाप्त हो जाती है। यानी जब संस्था शुरू होती है तब वो प्रारंभ होती है और जब संस्था की समाप्ति होती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। अर्थात जब तक कोई संस्था चल रही है नियोजन प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक प्रबंधक जब अपना कार्य करता है और जैसे ही पहला कार्य पूरा होता है फिर दूसरा कार्य के लिए योजना बनाता है और यह क्रम चलता ही रहता है। आगे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। नियोजन जो है ये एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो आंसर देख लीजिए, नियोजन प्राथमिक कार्य में एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्यविधि एवं विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है और यह कार्य दूरदर्शिता, विवेक एवं चिंतन पर निर्भर करता है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आगे 17 नंबर, नियोजन की सीमाओं को लिखें। ये क्वेश्चन 2014 की है, यानी 2014 की इंटर की परीक्षा में जो है पूछा गया था। क्वेश्चन है कि नियोजन की सीमाओं को लिखें। तो आंसर है नियोजन की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। दूसरा, नियोजन रचनात्मक हो, ठीक है, यहाँ हो होगा, को नहीं। यानी नियोजन की, फिर से देख लेते हैं, नियोजन की सीमाओं को लिखें। नियोजन की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। दूसरा, नियोजन रचनात्मक हो। चलिए आगे देखते हैं।
और नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर 5 यानी 5 नंबर चैप्टर संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, और इससे आप लोगों को ओनली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है आप लोगों को 5 नंबर चैप्टर से। और देखिए क्वेश्चन है कि कार्यक्रम संगठन के 2 लाभ बताइए। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि कार्यक्रम संगठन जो है उसके 2 लाभ को बताइए। तो आंसर देखिए लाभ या फिर गुण। अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन रहता है कि कार्यक्रम संगठन के 2 गुण बताइए, फिर भी सेम यही आंसर होगा, और लाभ बताइए फिर भी यही आंसर होगा। तो इसका आंसर है पहला कि विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण दक्षता में वृद्धि होती है। दूसरा, विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। कार्यक्रम संगठन के 2 लाभ बताइए। तो इसका लाभ या गुण है विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण दक्षता में वृद्धि होती है, और विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का क्या अर्थ है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो आंसर है अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है। अधिकार का क्या अर्थ है। तो अधिकार से आशय किसी व्यक्ति को प्राप्त उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर वह दूसरों यानी अर्थात अधीनस्थों को कार्य के निष्पादन के संबंध में आदेश देता है तथा उनसे कार्य लेता है, मतलब काम करवाता है। यहाँ देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में क्या कदम है। एक क्वेश्चन 2015 एवं 2016 में पूछा गया था। और अथवा में देखिए, और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से आप लोगों को इस टाइप से पूछ सकता है कि संगठन प्रक्रिया को समझाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। और अथवा में देखिए संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को बताइए, ये भी क्वेश्चन 16 में पूछा गया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 की जो इंटर की परीक्षा होने वाली है उसके लिए। तो इसका आंसर यानी उत्तर, संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्नलिखित है। पहला, संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। दूसरा, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना। तीसरा, क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना। और चौथा, कर्मचारियों के मध्य कार्य का आवंटन। ये क्या है। तो ये चारों जो है संगठन प्रक्रिया में कदम है। तो 20 का ए रहा, मतलब सही आंसर, 20 का सही आंसर ए रहा। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, अंतरण के तत्वों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि अंतरण के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है अंतरण से तात्पर्य उत्तरदायित्व तथा अधिकार को दूसरों के सुपुर्द करने तथा निष्पादन हेतु जिम्मेदारी सृजन से है। अंतरण तत्व इस प्रकार हैं, पहला अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा जवाबदेही। तो अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है। और उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्य का भली भांति निष्पादन करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व है। और जवाबदेही निस्संदेह अधिकार अंतरण एक कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी के प्रति काम करने की सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी जवाबदेही अभी भी उच्च अधिकारी की ही बनी रहती है। ये क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंतरण के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आंसर, अंतरण से तात्पर्य उत्तरदायित्व तथा अधिकार को दूसरों के सुपुर्द करने तथा निष्पादन हेतु जिम्मेदारी सृजन से है। अंतरण तत्व इस प्रकार हैं, पहला अधिकार, अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है। उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्य का भली भांति निष्पादन करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व है। और तीसरा, निसंदेह अधिकार अंतरण एक कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी के प्रति काम करने की सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी जवाबदेही अभी भी उच्च अधिकारी की ही बनी रहती है। आगे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक संगठन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो इसका आंसर यानी उत्तर, क्रियात्मक संगठन वह संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें अधिकार की रेखाएं कई क्रियात्मक विशेषज्ञों के मध्य से होती हुई प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचती है। अधिकार का प्रत्येक स्तर योजना एवं अपने अधीनस्थों के संपूर्ण नहीं बल्कि कुछ कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। और विशेषता देख लीजिए, विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण दक्षता में वृद्धि होती है। दूसरा, विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नहीं 23 नंबर क्वेश्चन, क्या उत्तरदाता का अंतरण किया जा सकता है, लिखिए। उत्तरदाता जो है उसका अंतरण किया जा सकता है या नहीं, आप लोगों को लिखना है। तो आंसर में उत्तरदाता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकारों का अंतरण करके अंतिम उत्तरदाता से मुक्त हो जाता है।
अर्थात क्या वह अधिकार सौंपने पर अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सफलता या असफलता के लिए अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अर्थात क्या एक अधिकारी का उच्च अधिकारी सीधे ही अधिकारी के अधीनस्थों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में दिया जाएगा, क्योंकि केवल अधिकार को ही सौंपा जा सकता है, उत्तरदाता को नहीं। याद रखिएगा, केवल अधिकार को सौंपा जा सकता है, उत्तरदाता को नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो है चैप्टर 5 तक यानी 5 चैप्टर तक की सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरी वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 से लेके यानी चैप्टर 13 जो आप लोगों का और चैप्टर जितना बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 2 की वीडियो जब अपलोड हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।